आज हम एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलने वाले हैं जो बाहर से तो एकदम स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन दिखती है, पर अंदर अंदर एक बिल्कुल अलग ही इकोनॉमी और हायरार्की रन कर रही है। हम बात कर रहे हैं बैरक नंबर 4 की। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक नए कैदी राघव की नजरों से देखा गया प्रिजन सिस्टम के सबसे डार्क और हिडन नेटवर्क का एक डिटेल्ड एनालिसिस है। तो चलिए इस हिडन प्रिजन इकोनॉमी को डिकोड करते हैं। इमेजिन कीजिए रात के ठीक 2 बज रहे हैं। बैरक नंबर 4 में घुप अंधेरा नहीं है। हर 5 सेकंड में एक ट्यूबलाइट ब्लिंक करती है, एक हल्की सी रोशनी आती है और फिर वापस अंधेरा। इस ब्लिंक करती रोशनी में एक चेहरा बार बार सामने आता है, राघव का। राघव एक नया कैदी है और उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी है। आसपास करीब 20 लोग सो रहे हैं। हवा में पसीने और पुराने कपड़ों की वो अजीब सी स्मेल है। दूर के पास एक गार्ड बैठा है जो हर 15-20 मिनट में आंख खोलकर देखता है। बाहर से देखने पर ना बिल्कुल लगता है कि सब कुछ लोहे के मोटे गेट और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से चल रहा है, पर क्या सच में वहां पूरा डिसिप्लिन है? राघव को सिर्फ 3 दिन लगते हैं एक कड़ी सच्चाई समझने में। वो रियलाइज करता है कि जो दिखता है ना वो सिर्फ टॉप लेयर है, उसके नीचे कुछ और ही चल रहा है। मतलब जेल का वो लॉक्ड गेट और गार्ड का रूटीन चेक, ये सब सिर्फ एक सरफेस लेवल इल्यूजन है। असली पावर स्ट्रक्चर तो इन लॉक्ड दरवाजों के बहुत बहुत डीप अंदर छुपा हुआ है। और बस यहीं से शुरू होती है राघव की इस अंदर की सच्चाई को जानने की असली जर्नी। अब यहाँ ये नंबर 8 यानी 8 बहुत ही क्रूशल है। राघव ने जेल में आने के बाद अपने पहले 8 दिन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किए। इन 8 दिनों में उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया, और वो था लगातार पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना। कौन किससे बात कर रहा है, कौन किस वक्त उठता है, किस कैदी की बॉडी लैंग्वेज किसी गार्ड के सामने कैसी होती है। उसने क्लियरली नोटिस किया कि कुछ लोग तो गार्ड्स के सामने आंख तक मिलाने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन इसी इंटेंस ऑब्जर्वेशन के दौरान एक अजीब एनोमली, एक अजीब सा एक्सेप्शन सामने आता है। क्योंकि देखिए, हर सिस्टम में ना एक ग्लिच जरूर होता है, एक एक्सेप्शन जो बाकी रूल्स के हिसाब से नहीं चलता। और बैरक नंबर 4 का वो एक्सेप्शन, वो सबसे बड़ी एनोमली था फैजान। अब देखते हैं कि ये फैजान बाकी सबसे बिल्कुल अलग कैसे था और क्यों उसने राघव का ध्यान इतनी तेजी से अपनी तरफ खींचा। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द मैसिव डिवाइड इनसाइड द बैरक। यहां फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ एक आम कैदी है जो खाने के लिए चुपचाप लाइन में लगता है, उसके पास कोई एक्स्ट्रा चीज अलाउड नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ फैजान का एक अलग ही प्रिविलेज जोन चल रहा है। उसका बेड कॉर्नर में है, जहां क्लियरली थोड़ी ज्यादा हवा आती है। उसके पास एक एक्स्ट्रा कंबल है जो ऑफिशियली किसी भी कैदी को अलाउड नहीं है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब खाना बढ़ता है ना, तो फैजान किसी लाइन में वेट नहीं करता। वो सीधा जाकर अपना खाना ले लेता है और कोई गार्ड उसे एक शब्द तक नहीं कहता। राघव ने इस ओपन प्रिविलेज को डे बाय डे ट्रैक करना शुरू किया। पहले दिन फैजान खाने की लाइन स्किप करता है। दूसरे दिन जब पानी डिस्ट्रीब्यूट होने का टाइम आता है तो फैजान के पास बड़ी अजीब तरह से पहले से ही एक फुल वाटर बॉटल होती है। लेकिन तीसरे दिन की रात राघव कुछ ऐसा देखता है जो उसे पूरी तरह हिलाकर रख देता है। रात के टाइम जब सब गहरी नींद में थे, फैजान ने अपने तकिए के नीचे से कुछ निकाला और अचानक एक स्क्रीन की लाइट चमकी। एक ग्लोइंग ब्लैक स्मार्टफोन, वो भी इतनी हाई सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर। सोचिए, ये टेक्निकल तौर पर एक कंप्लीटली इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट था, जिसे देखकर राघव का दिमाग पूरी तरह अलर्ट हो गया। सवाल अब सिर्फ ये नहीं था कि एक इलीगल आइटम अंदर आया कैसे। असली सवाल ये था कि इतनी सारी लेयर्स की सिक्योरिटी बाईपास करके एक पूरा का पूरा स्मार्टफोन यहां किसने और कैसे पहुंचाया। इस एक मोमेंट ने राघव को साफ बता दिया कि फैजान सिर्फ छोटे मोटे रूल्स ब्रेक नहीं कर रहा, वो अंदर एक बहुत बड़ा हिडन सिस्टम चला रहा है। लेट्स सी हाउ दिस बिल्ड्स। क्योंकि इस फोन वाले इंसिडेंट के ठीक अगले दिन सुबह 5:30 बजे जब गिनती के लिए रोल कॉल होता है ना, तो गार्ड्स और फैजान के बीच का डायनामिक्स पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है। होता यह है कि सुबह जब गार्ड नाम पुकारता है फैजान, तो वो बिना किसी डर के बस एक हल्की सी स्माइल के साथ जवाब देता है, और गार्ड बस 1 सेकंड उसकी तरफ देखकर बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। ये अजीब सा रिस्पेक्ट आम कैदियों को तो बिल्कुल नहीं मिलता। गिनती के बाद जब राघव हिम्मत करके फैजान के पास जाता है और पूछता है कि भाई, यहां सर्वाइव कैसे करते हो, तो फैजान का जवाब बिल्कुल क्लियर था। वो कहता है, यहां 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो सिस्टम फॉलो करते हैं और एक जो सिस्टम चलाते हैं। और फिर वो कहता है, मैं सिस्टम हूं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, बैरक नंबर 4 में सिर्फ जिंदा रहने और रूल करने में जमीन आसमान का फर्क है, और फैजान ने सर्वाइवल नहीं, पावर चुनी है। पर एक मिनट, ये सब आखिर चलता कैसे है? एक कैदी अंदर बैठे बैठे इतना पावरफुल आखिर कैसे बन जाता है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए राघव फैजान के पावर नेटवर्क को रिवर्स इंजीनियर करना शुरू करता है। और यहां उसका ऑब्जर्वेशन शिफ्ट होता है गार्ड शर्मा की तरफ, जो उस बैरक के आसपास अजीब तौर पर थोड़ा ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहा था।
अब वैसे तो नॉर्मल कॉर्पोरेट दुनिया में सप्लाई चेन का मतलब होता है गुड्स को स्मूथ तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचाना, लेकिन प्रिजन के इस डार्क कॉन्टेक्स्ट में ना इसका डेफिनेशन बिल्कुल अलग और खतरनाक हो जाता है। यहां सप्लाई चेन का मतलब है एक मल्टी लेयर्ड, बिल्कुल सीक्रेटिव नेटवर्क जो कॉन्ट्राबैंड यानी इलीगल आइटम्स को बाहर की दुनिया से ठीक इस हाई सिक्योरिटी बैरक तक पहुंचाता है, वो भी बिना किसी चेकिंग या कैमरा की नजर में आए। राघव इस डार्क सप्लाई चेन को स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करता है, जैसे किसी पजल के पीसेस जोड़ रहा हो। स्टेप 1, बाहर ओपन एरिया में एक ब्लू कैप वाला आदमी खड़ा होता है जो बेसिकली आउटसाइड सोर्स है। स्टेप 2, वो आदमी एक छोटा पैकेट डायरेक्टली गार्ड शर्मा को देता है। गार्ड शर्मा इस पूरे सिस्टम का एंट्री पॉइंट है जो बिना चेक किए वो पैकेट अंदर ले आता है। और फिर स्टेप 3, शर्मा चुपके से एक कॉर्नर में सिर्फ 3 सेकंड के अंदर, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 3 सेकंड में वो पैकेट फैजान के हाथ में पास कर देता है। सिक्योरिटी पूरी तरह से बाईपास्ड। यहां राघव को लगता है कि चलो उसने जेल का सबसे बड़ा पजल सॉल्व कर लिया है। सप्लाई बाहर से आई, गार्ड ने असिस्ट किया और अंदर आइटम डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सिंपल राइट? लेकिन फैजान उसे एक बहुत गहरी सच्चाई बताता है। वो समझाता है कि फिजिकल आइटम्स को अंदर स्मगल करना तो बस कहानी का आधा हिस्सा है। असली डेंजर और असली पावर तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद शुरू होती है। Now, what's really interesting about this slide is the core concept of control through information. क्योंकि फैजान के हिसाब से स्मगल की हुई चीजों के बाद असली ताकत किसी हथियार या पैसे से नहीं आती, बल्कि एक कंप्लीटली इनविजिबल करेंसी से आती है, और वो है इंफॉर्मेशन। आइए इस इंफॉर्मेशन कंट्रोल के मैकेनिज्म को जरा और करीब से समझते हैं। फैजान का वो ब्लैक स्मार्टफोन सिर्फ घर कॉल्स करने का कोई आम डिवाइस नहीं है। इस फोन का असली काम है पूरे जेल के कनेक्शंस और नेटवर्क्स को मैप करना। ये फर्दर सिक्योरिटी लेयर्स को बाईपास करने के इंस्ट्रक्शंस होल्ड करता है। इसमें ऐसी डिटेल्स हैं जो गार्ड शर्मा जैसे लोगों पर एक सॉलिड लेवरेज बनाए रखती हैं और बाकी इनमेट्स पर एब्सोल्यूट कंट्रोल मेंटेन करती हैं। इंफॉर्मेशन और डेटा का ये राइट फ्लो ही वो पावर है जो एक नॉर्मल स्मगलर को इस पूरे सिस्टम का मास्टर बनाता है। ये सब जानने के बाद उस रात राघव की नींद पूरी तरह गायब हो जाती है। उसके दिमाग में तेजी से सब कुछ जुड़ने लगता है। बाहर की सप्लाई चेन, गार्ड का कनेक्शन, इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन और सबसे बढ़कर वो इंफॉर्मेशन कंट्रोल। वो इस पूरे पैटर्न को समझकर एक बहुत ही डीप और सच कहूं तो एक बहुत ही एम्बिशियस कंक्लूजन पर पहुंचता है। वो खुद से कहता है, मैं सिर्फ इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं इसे कंट्रोल करूंगा। यहां 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो सिस्टम फॉलो करते हैं और एक जो सिस्टम चलाते हैं। अब इस लाइन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये कोई आम सा डायलॉग नहीं है। दरअसल ये इस पूरी दुनिया में पावर और सर्वाइवल का अल्टीमेट रूल है। फैजान जो इस अंदरूनी सिस्टम का मास्टर है, उसकी ये बात सीधे तौर पर पावर डायनामिक्स को एस्टैब्लिश करती है। जो लोग सिस्टम फॉलो करते हैं ना, वो सिर्फ जिंदा रहते हैं, लेकिन जो चलाते हैं वो कंट्रोल करते हैं। और यहीं से हमारी आगे की एक्सप्लोरेशन शुरू होती है कि कैसे राघव इस चलते हुए सिस्टम को पहले ऑब्जर्व करता है और फिर धीरे धीरे उसका ही एक हिस्सा बन जाता है। द आर्किटेक्चर, विजिबल वर्सेस इनविजिबल। बाहर से जो गार्ड्स और कैमराज हमें दिखते हैं वो एक्चुअली सिर्फ एक फसाड है, बस एक दिखावा। राघव जब जेल में एंटर करता है तो उसे ऑलमोस्ट तुरंत समझ आ जाता है कि इन विजिबल रूल्स के ठीक नीचे एक अंडरग्राउंड सप्लाई चेन ऑपरेट कर रही है। किचन ड्यूटी के दौरान वो इस इनविजिबल नर्वस सिस्टम की प्रिसाइज मैकेनिक्स को बहुत करीब से देखता है। यहां एक मैसेज कभी भी डायरेक्ट सेंडर से रिसीवर तक नहीं जाता। बीच में काफी लेयर्स होती हैं, बिल्कुल एक वेल ऑयल्ड कॉर्पोरेट मशीन की तरह, ताकि कोई एक इंसान पूरी चेन को कॉम्प्रोमाइज ना कर सके। पहले नसीर जैसे रनर मैसेज कैरी करते हैं, फिर इम्तियाज जैसा रिले आगे बढ़ाता है और फाइनली कल्लू जैसा सीनियर नोड उसकी कंफर्मेशन करता है। हर किसी को सिर्फ अपना ही टास्क पता होता है। द लैंग्वेज, एनक्रिप्टेड प्रिजन जार्गन। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच ये कॉम्प्लेक्स रिले सिस्टम गार्ड्स की नजरों से बचता कैसे है? इसका जवाब काफी सिंपल पर ब्रिलियंट है, एक हाईली स्पेसिफिक कोड। अगर ये लोग ओपनली खुफिया बातें करेंगे तो कोई भी उन्हें पकड़ लेगा, राइट? इसलिए इन्होंने रोजमर्रा के आम शब्दों को ही अपना हथियार बना लिया है। ये प्रिजन डिक्शनरी सच में हैरात अंगेज है। आम और एब्स्ट्रैक्ट शब्द यहाँ हाई स्टेक्स ऑपरेशंस को छुपाने के काम आते हैं। जैसे अगर कोई कहता है रोटी सॉफ्ट, तो इसका खाने से कोई लेना देना नहीं है, इसका सीधा मतलब है डील डन। चाय ठंडी का मतलब है प्रॉब्लम आ गई है। और सबसे बड़ा रेड अलर्ट होता है मेहमान आएगा, जिसका मतलब है रेड या इंस्पेक्शन। इस लेवल के इंक्रिप्शन के बिना यह सिस्टम एक दिन भी नहीं चल सकता। लेकिन ठीक है, मैसेज पास हो गया, पर डिलीवरी कंफर्म करना भी तो उतना ही जरूरी है ना। यहां काम आता है साइलेंट कंफर्मेशन। जब राघव मैसेज डिलीवर करता है तो सामने वाला लफ्ज भी नहीं निकालता, सिर्फ 1 सेकंड का आई कांटेक्ट या हल्का सा सिर हिला देना, बस यही होती है सिक्योर डिलीवरी की फाइनल रिसीट।
इन सटल नॉन वर्बल क्यूज की वजह से गार्ड्स को कभी भनक भी नहीं लगती कि उनके ठीक सामने एक खुफिया आदेश पास हो चुका है। द कोर, अनलॉकिंग अल्टीमेट पावर। अपनी एफिशिएंसी और शातिरपना साबित करके राघव धीरे धीरे आम कैदी से एक ऑपरेटर बन जाता है। वो पूरी तरह से फैजान का ट्रस्ट जीत लेता है, और जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तो फैजान उसके सामने बैरक का अल्टीमेट प्राइज रिवील करता है। वो मास्टर की जिस पूरे अंडरग्राउंड एम्पायर को चलाती है, एक हिडन बैकअप स्मार्टफोन। जब फैजान ये ब्लैक फोन राघव के हाथ में देता है तो टेंशन एकदम कट करने लायक होती है, पर राघव, जिसने पहले ही चुपके से स्क्रीन रिफ्लेक्शन में पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया था, एक झटके में उस जेड शेप लॉक को खोल देता है। इस फोन में ना कोई फोटोज हैं, ना कोई आम ऐप, इसमें है एन्क्रिप्टेड नोट्स और एक हिडन डायलर कोड। ये दरअसल इस नेटवर्क का अल्टीमेट बैकअप है। और यहां सबसे बड़ा कैच क्या है पता है? ये फोन बाहर दोस्तों को कॉल लगाने के लिए नहीं है। इसमें इस पूरी जेल की नेटवर्क टोपोलॉजी का मास्टर मैप फीड है। कौन सा आदमी किस बैरक में है, किस टाइम अवेलेबल है और डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, सब कुछ मैप्ड आउट है। जो इस मैप को दिमाग में छाप लेता है ना, पूरी गेम उसी की हो जाती है। द हाईजैक, इंट्रोड्यूसिंग द नॉइज। राघव अब सिर्फ सिस्टम का प्यादा नहीं रहना चाहता, वो पूरे सिस्टम को हाईजैक करने के प्लान में है। अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाते हुए राघव डायरेक्टली डिलीवरी टाइम को 20 मिनट से घटाकर सीधा 10 मिनट कर देता है। जब कोई इतना एफिशिएंटली काम करता है तो लोग क्वेश्चंस पूछना बंद कर देते हैं, उन्हें सिर्फ रिजल्ट्स दिखते हैं। लेकिन इस इनक्रेडिबल स्पीड की आड़ में राघव क्वाइटली डमी मैसेजेस डालना शुरू कर देता है। वो इस एक्स्ट्रा डेटा फ्लो को नॉइज बुलाता है। क्यों? ताकि अगर कोई सिस्टम ट्रैक करने की कोशिश भी करे तो वो इस इंटेंशनली क्रिएट किए गए कंफ्यूजन में ही उलझ कर रह जाए। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए कि कैसे सिर्फ एक वर्ड चेंज करके पूरे रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। राघव एक टेस्ट रन करता है, ओरिजिनल आदेश पास होता है, चाय ठंडी, यानी एक प्रॉब्लम को एस्केलेट करना है। पर राघव उसे रूट में आहिस्ता से मैनिपुलेट करके चाय नॉर्मल बना देता है। रिजल्ट, प्रॉब्लम पूरी तरह इग्नोर हो जाती है। इस एक छोटी सी ट्रिक से राघव यह साबित कर देता है कि नेटवर्क का असली बॉस वो नहीं जिसके पास फोन है, बल्कि वो है जो इन्फॉर्मेशन के फ्लो को अपने हिसाब से मोड़ रहा है। और फिर प्ले होता है राघव का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, द कैस्केडिंग सिस्टम कोलैप्स। राघव बहुत ही स्मार्टली दो कंप्लीटली ऑपोजिट कोड्स एक साथ नेटवर्क में इंजेक्ट कर देता है। एक तरफ सिग्नल जाता है मेहमान आएगा यानी रेड, और दूसरी तरफ जाता है गेट बंद नहीं होगा यानी रास्ता क्लियर है। इस मैसिव इंटरनल कंफ्यूजन और अचानक हुई मूवमेंट से जेल अथॉरिटीज इमीडिएटली अलर्ट हो जाती हैं। एक अनएक्सपेक्टेड टैक्टिकल रेड पड़ती है। गार्ड्स बैरक में घुसते हैं और उन्हें बेड के नीचे छुपा वो ब्लैक फोन और बाकी सीक्रेट आइटम्स मिल जाते हैं। एक तरह से सिस्टम ने खुद के ही नॉइज से खुद को एक्सपोज कर दिया। इस टैक्टिकल मास्टर क्लास का अल्टीमेट रिजल्ट सिर्फ एक दिन के अंदर फैजान के एम्पायर के 4 सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स कोलैप्स हो जाते हैं। फैजान को दूसरी फैसिलिटी शिफ्ट कर दिया जाता है, नसीर आइसोलेट हो जाता है, इम्तियाज को पनिशमेंट सेल भेज देते हैं, और कल्लू, उसका क्या हुआ ये किसी को नहीं पता चलता। जो विजिबल नेटवर्क बरसों से कॉन्फिडेंटली ऑपरेट कर रहा था, वो ताश के पत्तों की तरह पल भर में बिखर जाता है। इस मैसिव टेकडाउन के बाद एक बेहद टेंस इंटेरोगेशन सीक्वेंस आता है। सीनियर ऑफिसर काफी एक्सपीरियंस्ड है, वो अच्छे से जानता है कि कोई वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम अचानक हवा में इवेपोरेट नहीं होता। उस ऑफिसर को क्लियर हो जाता है कि इस क्लीन स्वीप के पीछे इसी नए लड़के राघव का हाथ है। वो ऑफिसर एक बहुत ही चिलिंग फैक्ट स्टेट करता है कि सिस्टम तोड़ने वाले जो कच्चे खिलाड़ी होते हैं वो शायद छूट जाते हैं, पर जो राघव जैसे डेंजर और शातिर होते हैं उन्हें सिस्टम की और भी गहराइयों में डाल दिया जाता है। द फॉल आउट, हाई सिक्योरिटी। किसी भी ऑर्डर को हिलाने का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। राघव को अल्टीमेट आइसोलेशन यानी हाई सिक्योरिटी सेल में भेज दिया जाता है। ये बिल्कुल भी कोई रिवॉर्ड नहीं है। चारों तरफ सिर्फ कोल्ड कंक्रीट दीवारें, एक बल्ब की रोशनी। यहां कोई हिडन नेटवर्क नहीं है, कोई मैसेज पास करने वाला नहीं, कोई खुफिया कोड्स नहीं, सिर्फ डेड साइलेंस। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब राघव उस सेल में एंटर करता है और देखता है कि फैजान वहां पहले से मौजूद है। और सबसे अजीब बात, फैजान गुस्से में नहीं है। वो शायद जानता था कि हवा का रुख बदल रहा है और उसे बस ये देखना था कि राघव इस डेंजरस गेम को कितनी आगे तक ले जा सकता है। अब देखिए, इस स्लाइड पर जो लिखा है वो बहुत ही दिलचस्प है। मेहमान आएगा और गेट बंद नहीं होगा। एक अंडरग्राउंड नेटवर्क जो पूरी तरह से पिन पॉइंट एक्यूरेसी पर चलता है, उसमें अचानक दो ऐसे मैसेज घूमने लगते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हैं। एक तरफ मेहमान आएगा का मतलब था कि रेड पड़ने वाली है, सब कुछ छुपा लो, और ठीक उसी वक्त गेट बंद नहीं होगा वाला मैसेज कह रहा था कि सब सेफ है, अपना काम चालू रखो। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम कंफ्यूज्ड। रात के करीब 1:48 बज रहे हैं। बैरक नंबर 4 में इस वक्त जो सन्नाटा है ना, वो कोई नॉर्मल सन्नाटा नहीं है। कोई खर्राटे नहीं, कोई हल्की फुल्की बातचीत नहीं, सिर्फ एक भारी भयानक खामोशी जो किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले होती है।
राघव अपनी जगह पे लेटा हुआ बस छत को घूर रहा है और हवा में वो टेंशन सच में महसूस की जा सकती है कि बस कुछ बहुत बड़ा फटने वाला है। यहां साफ दिखता है कि राघव ने कितनी चालाकी से इस खुफिया नेटवर्क के अंदर एक नॉइज या कह लीजिए एक कंफ्यूजन इंजेक्ट कर दिया था। एक तरफ अलार्म बज रहा है तो दूसरी तरफ झूठी तसल्ली दी जा रही है। अलग अलग रास्तों से एक ही वक्त पर भेजे गए इन उल्टे सीधे मैसेजेस का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, नेटवर्क के अंदर पैनिक क्रिएट करना। तो समझने वाली बात यह है कि कोई भी सीक्रेट सिस्टम सबसे ज्यादा वल्नरेबल, सबसे ज्यादा कमजोर कब होता है? जब वो कंफ्यूज होता है। और एक छुपे हुए नेटवर्क को एक्सपोज करने का यही सबसे अचूक तरीका है। उसमें ऐसा डेटा डाल दो जो आपस में टकराए, लोग हड़बड़ी में गलतियां करेंगे और फिर बस वेट करो। जब शोर मचता है ना, तो बड़े से बड़ा चालाक सिस्टम भी खुद ब खुद अपनी कमियां सामने ले आता है। और राघव ने बिल्कुल यही ट्रैप सेट किया था। और फिर सुबह 5:30 बजे वो धमाका होता है। सीटी की आवाज आम दिनों से कहीं ज्यादा तेज गूंजती है। अचानक से ढेर सारे गार्ड्स आ धमकते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाए, रेड की फुसफुसाहटें पूरी बैरक में आग की तरह फैल जाते हैं। पलक झपकते ही अफरा तफरी मच जाती है। गार्ड्स अंदर घुसते हैं, बिस्तर पलट देते हैं, तकिए फाड़ देते हैं, हर एक कोने की बेतहाशा तलाशी। वो सुबह की शांति ना एक ही झटके में मानो जंग के मैदान में बदल गई थी। अब आते हैं उस क्रिटिकल मोमेंट पर जहां टेंशन बिल्कुल अपने पीक पर थी। एक गार्ड सीधा फैजान के बिस्तर के पास जाता है। वो लोहे के फ्रेम को टैप करता है। ठक ठक ठक। अचानक एक जगह से बिल्कुल खोखली आवाज आती है। एक छोटा सा छुपा हुआ पैनल खोला जाता है और अंदर से निकलता है वो काला फोन। वो फोन जो इस पूरी जेल के अंडरग्राउंड सिस्टम की रीढ़ की हड्डी था, अब सीधा गार्ड के हाथों में था। लेकिन पता है यहां सबसे ज्यादा शॉकिंग क्या था? फैजान का रिएक्शन। अपना सबसे बड़ा राज, अपना सबसे बड़ा हथियार पकड़े जाने के बाद भी फैजान के चेहरे पर डर या हैरानी का नामो निशान तक नहीं था। वो बस एक सेकंड के लिए रिएक्ट करता है और वो रिएक्शन शॉक का बिल्कुल नहीं था। वो एक गहरी कैलकुलेशन थी। उसकी ये जो अननेचुरल सी शांति थी ना, वो इस पूरे कैरेक्टर में एक बहुत ही खतरनाक मिस्ट्री जोड़ देती है। इस ब्रेकडाउन को देखिए। दोपहर होते होते पूरा का पूरा नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह ढह चुका था। हर एक की प्लेयर को उसकी जगह से उखाड़ फेंका गया। जो मास्टर नोड था फैजान, उसे शिफ्ट कर दिया गया। रनर नसीर को रीलोकेट कर दिया गया। रिले का काम करने वाले इम्तियाज को सीधा पनिशमेंट सेल में डाल दिया गया। और सीनियर नोड कल्लू, उसका तो कुछ अता पता ही नहीं। लिटरली पूरे सिस्टम का नामो निशान मिटा दिया गया। 0 अंडा, ये वो एग्जैक्ट नंबर है जितने फिजिकल सबूत राघव के खिलाफ मिले थे। इतनी बड़ी तबाही मच गई और राघव वो बिल्कुल अदृश्य रहा। पूरी बैरक खाली हो गई, बड़े बड़े मोहरे पकड़े गए, लेकिन राघव पर किसी की नजर तक नहीं गई क्योंकि उसने कभी कोई फिजिकल चीज अपने पास रखी नहीं थी। फिर शाम को 4 बजे राघव को बुलाया जाता है और यहां से कहानी की पेस एकदम स्लो हो जाती है। राघव एक सीनियर ऑफिसर के सामने बैठा है। ऑफिसर बिल्कुल ठंडी, एकदम शांत आवाज में कहता है, सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, कोलैप्स हुआ। कुछ स्पेसिफिक लोग पकड़े गए और कुछ अनटच रहे। ये कोई नॉर्मल पूछताछ नहीं थी, बल्कि दोनों के बीच एक बेहद टेंस दिमागी शतरंज चल रही थी, जहां हर एक शब्द बहुत नाप तौल कर बोला जा रहा था। ऑफिसर उस पूरे कंफ्यूजन के आर पार देख पा रहा था। वो राघव की आंखों में सीधा देखकर एक सवाल पूछता है, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या कोई सोची समझी कैलकुलेशन? क्योंकि ऑफिसर को यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि यह सिस्टम किसी बाहरी ताकत ने नहीं गिराया है। यह अंदर से किया गया एक बहुत ही खूबसूरती से इंजीनियर किया गया काम था। यहीं पर सिस्टम ब्रेकर्स की असली हकीकत सामने आती है। जो लोग सिस्टम को अंदर से तबाह करते हैं ना, उनके 2 ही अंजाम होते हैं। या तो वो पूरी तरह साफ बच निकलते हैं या फिर उन्हें और भी ज्यादा गहराई में दफना दिया जाता है। और राघव के लिए ये एक बहुत बड़ी विडंबना थी। उसने नियम तोड़े, सिस्टम गिराया, लेकिन बदले में उसे आजादी नहीं मिली, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए एकांत में धकेलने का फैसला सुना दिया गया। ऑफिसर के ऑर्डर के बाद राघव को उस लंबे अंधेरे कॉरिडोर से ले जाया जाता है। हर एक भारी कदम के साथ लोहे के दरवाजों की आवाजें गूंजती हैं, क्लैंग क्लैंग क्लैंग। ये सफर उसे सीधा उस खौफनाक हाई सिक्योरिटी विंग की तरफ ले जा रहा था, जहां खामोशी इतनी गहरी होती है कि पैरों की आहट तक दीवारों से टकराकर वापस सुनाई देती है। हाई सिक्योरिटी विंग, कंक्रीट की मोटी ठंडी दीवारें, सेल में सिर्फ एक बिस्तर, एक टिमटिमाता हुआ पीला बल्ब और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, उस छोटे से सेल में पहले से मौजूद एक और इंसान। दरवाजा बंद होता है और वो इंसान धीरे से अपना सिर ऊपर उठाता है। बिलीव मी, ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि फैजान था। वो उसी सेल में बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था। उसकी आंखों में ना कोई गुस्सा था, ना कोई शौक, सिर्फ एक अजीब सी क्लैरिटी थी। वो बहुत ही शांत ठंडी आवाज में कहता है, तू आ गया?
मतलब जैसे उसे शुरू से ही पता था कि राघव का आखिरी ठिकाना यही होने वाला है। ये एक डायलॉग ना पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। फैजान ने हवा का बदलता रुख बहुत पहले ही भांप लिया था। उसने जानबूझकर उस पूरे फिजिकल नेटवर्क को ढहने दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि राघव अपनी हदों को पार करके आखिर कितनी दूर जा सकता है। फैजान के लिए ये उस सिस्टम का एंड नहीं था, बल्कि उसने साफ डिक्लेयर कर दिया कि असली खेल तो अब यहां से शुरू हुआ है। उसने अपने ही नेटवर्क की बलि दे दी, सिर्फ एक काबिल ओपोनेंट को रिक्रूट करने के लिए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा, सबसे गहरा टेक अवे यही है, द ट्रू सिस्टम। असली सिस्टम कोई लोहे के फ्रेम में छुपा हुआ काला फोन या मैसेज इधर उधर ले जाने वाले रनर्स नहीं होते। असली सिस्टम पावर और कंट्रोल का वो इनविजिबल नेटवर्क है जो हमेशा उसे चलाने वाले मास्टरमाइंड्स के दिमाग में परमानेंटली जिंदा रहता है। फिजिकल टूल्स छीन लीजिए, प्यादों को हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो मास्टरमाइंड्स अभी भी सोच रहे हैं। और इसीलिए हम इस कहानी को एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई सिस्टम पूरी तरह से सिर्फ इंसान के दिमाग में बसता है, तो क्या उसे कभी भी सच में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? ये मानवीय फितरत, पावर डायनामिक्स और हमारे दिमाग में बने उस इनविजिबल लेकिन स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के बारे में एक ऐसा सवाल है जो यकीनन आपको बहुत देर तक सोचने पर मजबूर कर देगा।